है कि फॉसिल्स कैसे दिखते हैं फील्ड में। तो अगर हम ऐसे जाएंगे, आउटक्रॉप देखिए, ये पूरे का पूरा डेंस वेजिटेशन है और कई कई जगह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो आउटक्रॉप्स हमारे को बहुत कम नजर आती हैं। आउटक्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे को पूरे का पूरा पत्थर ऐसे नजर आए। तो अगर हम किसी रास्ते में या किसी नाले में जाएंगे या जहाँ पे कभी लैंडस्लाइड आई हो या किसी ने रोड काटा हो, तो वहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे को फॉसिल्स नहीं, सेक्शन अच्छा देखने में, जहाँ पे हमारे को आउटक्रॉप्स नजर आते हैं रॉक्स की। तो उसमें जब हम देखते हैं तो चलते चलते हमारे को देखो जैसे यहाँ पे आ गए। अब अगर इसमें से बताएगा फॉसिल्स कहाँ पे और किसका है ये, इसको नहीं ऐसे नहीं छेड़ते कभी भी। वो रब करोगे, स्क्रब करोगे तो वो सारा फॉसिल डिस्टर्ब हो सकता है। अब बताओ इसमें से कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारे को फॉसिल? ये सारे पेड़ के। और दिया अब आपको कहाँ पे? देख इसको ध्यान से और मेरे को बता कहाँ से। लड़की यहाँ पे। अरे रुक जा, अपने आप ध्यान से देख, और ध्यान से देखना है। और किस चीज का है ये फॉसिल? पेड़ का। पेड़ की स्टेम का। देख स्टेम्स हैं ऐसे से, ये देखिए नजर आ रही है ना, ये देख ये भी है, उधर देख सारी जगह है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था? एक पेड़ भी हो सकता है। ये देख यहाँ पे भी है, पूरे का पूरा। अगर हम इसको यहाँ तक ट्रेस आउट करेंगे, ये देख यहाँ पे भी है। तो कितना बड़ा ये ऐसे एक मीटर। अभी ये जिसपे तू खड़ी है, ये पत्थर जो है इसको बोलते हैं हम सैंडस्टोन। क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन। और ये फाइन ग्रेन सैंडस्टोन है। यहाँ पे हमारे को फॉसिल्स बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसकी पेलियो एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्ट करें, पेलियो एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि पुरानी एनवायरमेंट जब ये डिपोजिशन हो रही थी यहाँ पे, जब ये पत्थर नहीं था, जब ये रेत था, तब ये रेत था। सैंड को हम रेत बोलते हैं, तो इसको ये रेत था। तो जब ये अगर हम तुम सोचो कि किसी रिवर के पास चल रहे हैं तो रेत होता है ना, वो रेत होता है, फिर सिल्ट होता है। इससे छोटा वाला पार्ट को सिल्ट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हमारे को काफी अच्छे अच्छे पेड़ मिल रहे हैं। ये स्टेम्स के पीसेस मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये पूरे का पूरा ये मिल रहा है। तो कितना अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर है। और ये करने से यहाँ पे हमारे को काफी मात्रा में हमारे को ये देखो पूरे का पूरा ये सारा का सारा हमारे को पेड़ के अवशेष मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये, तो ये देखो यहाँ पे भी। और एक मिनट हटो जरा और देखते हैं। तो ये सारे का सारा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा है ये तो बिल्कुल ही लग रही है ना पूरी स्टेम है। ये देखो पूरे का पूरा लग रहा है स्टेम। और यहाँ से ये देखो ये भी कंटिन्यूड है यहाँ पे। तो ये सारे का सारा क्या दर्शाता है कि कोई एक चैनल था पुराने जमाने में। ये जो रॉक्स हैं ये 20 मिलियन ईयर्स पुराने रॉक्स हैं। अब तुम बोलोगे 20 मिलियन ईयर्स कैसे बोलते हो? 20 मिलियन ईयर्स रॉक्स कैसे कह सकते हो? तो इसकी क्या होता है, जो इसमें फॉसिल्स मिलते हैं या इन रॉक्स की डेटिंग होती है, उसके बेसिस पे इन रॉक्स की डेट को एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर जो भी चीज इनमें मिलती है उसको हम उसी एज का मानते हैं। तो इसमें हमारे को पहले काफी कैरोफाइट्स मिले थे, और उन कैरोफाइट्स की जो डेट थी वो अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन ईयर्स थी। इसलिए हम इसको इन रॉक्स को हम 20 मिलियन ईयर्स के आसपास मानते हैं। और जितने भी इसमें फॉसिल्स मिलते हैं उनको भी हम 20 मिलियन ईयर्स का मानते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेम्स हमारे को मिल रहे हैं यहाँ पे। और हमारे को 55 फीट का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स 30 मीटर्स के भी हमारे को पेड़ यहाँ पे मिले हैं। तो ये दर्शाते हैं कि उस टाइम जब ये डिपॉजिट हो रहे थे तो यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ थे, बड़ी यहाँ पे रिवर्स बहुत बड़े बड़े हुए होंगे। और जो पेड़ का डाया आज हम देख रहे हैं, जैसे देखो ये आज पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये पाइन के ट्रीज हैं। आज के एनवायरनमेंट में ये यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो हमारे को यहाँ पे पाइन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और सारे के सारे जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे ब्रॉड लीव्स के मिलते हैं। इतने बड़े बड़े लीव्स के, पाम्स के मिलते हैं, गार्सिनिया के मिलते हैं, इतने बड़े बड़े लीव्स ब्लूटा के मिलते हैं। तो वो सारी की सारी जो हमारे को जो एनवायरनमेंट है वो ये बताते हैं कि सारी की सारी जितनी भी एनवायरनमेंट थी वो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, इक्वेटर के पास थी, जहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस थी। और उसके कारण वहाँ की जो वेजिटेशन थी ब्रॉड लीव्स थी। और वो सारे के सारे हमारे को पुराने फॉसिल्स मिलते हैं यहाँ पे। इससे ये पता लगता है एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ दिस एनवायरनमेंट, ये जो कसौली फॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेटर के आसपास थे। तो इक्वेटर के आसपास होने से अगर ये 20 मिलियन ईयर्स के आसपास इक्वेटर के पास थे, और अगर आज हम ये यहाँ पे हैं, ये अबाउट पहले ये जब डिपॉजिट हो रहे होंगे तो ये 4 डिग्रीज से 11 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर थे। और अब जो है ये 39 डिग्रीज नॉर्थ हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम डिग्रीज के हिसाब से देखें
तो ये 21 डिग्रीज के करीब मूव कर चुके हैं, या 18 डिग्रीज के करीब मूव कर चुके हैं। तो मतलब काफी इसमें नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब ये हो रही थी 20 मिलियन ईयर्स के आसपास, और लेके आज तक, तो इसकी जो हिमालयस की ये जो सेडिमेंट्स थे ये डिपॉजिट हो रहे थे 20 मिलियन ईयर्स के आसपास। उसके बाद जब इंडिया टकराया इसके साथ, उन सेडिमेंट्स के साथ, और फिर उसने आगे को इसको धकेला और फिर चाइना के साथ टकरा के ये स्क्वीज अप होके जैसे ऐसे टकरा रहा था, इसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स आ रहे थे, अगर ये इंडिया है, यहाँ पे अगर ये कसौली के सेडिमेंट्स इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास यहाँ पे थे, फिर इनसे टकराया, इनको घसीट के, अगर ये चाइना था यहाँ पे, इन सेडिमेंट्स को घसीट के लाके यहाँ पे इसने ऐसे खड़ा कर दिया और ये चाइना के साथ टकरा के ऐसे हिमालय की उत्पत्ति होगी। अगर हम इसको इंडिया मान लें, अगर हम इसको ऐसे मान लें, इंडिया ये है, तो ये सेडिमेंट्स थे यहाँ पे पहले से, तो यहाँ से ये टकराया, इसने ये उठा दिया और फिर ये उठा के यहाँ पे चाइना के पास लाके इसने ऐसे हिमालयस, तो इस तरह से हिमालयस की उत्पत्ति हुई है। तो ये जियोलॉजिकली देखें काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इन फॉसिल्स को हम प्रिजर्व कर लें तो काफी लोग, बच्चे लोगों को ये हिमालयस की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और यही नहीं, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जियोलॉजी ऑफ हिमालयस वेरी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों के बारे में कोई मैंने नहीं रह जाएगा और हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ हिमालयस एक जो बहुत पेचीदा सा सवाल है और इसके बारे में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की एजेस हैं, उनको भी समझने में कोई हर को आसानी हो जाएगी और हम एक ऐसी सिंप्लीफाइड वे में हिमालयस को एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि एक बच्चा भी इसको आसानी से समझ सके और अपने आप उसको उसके साथ इन रॉक्स के साथ जोड़ सके। तो इतने प्यारे रॉक्स हैं। अभी तो यहाँ पे वेजिटेशन के कारण, ये बरसात के कारण काफी वेजिटेशन आ गई है, ग्रीनरी आ गई है, तो ये कवर्ड है। लेकिन ये देखिए सारे का सारा ये कसौली सैंडस्टोन है, बहुत फाइन ग्रेन्ड है। ये जितनी भी कसौली कैंटोनमेंट आज से कोई 100 साल पहले जब अंग्रेजों यहाँ पे आए थे, उन्होंने बसाने की सोची, तो सारे के सारे ये कसौली सैंडस्टोन से ही बने हैं। लेकिन उन्होंने भी ये प्रेरणा जो ली थी कसौली सैंडस्टोन को बनाने की, वो उससे पहले से ही यहाँ पे सैंडस्टोन की माइनिंग होती थी। और 500-600 साल पहले जितने भी हमारे ये फोर्ट्स बने हैं, चाहे वो मलौन का किला था, चाहे वो बनासर का किला था, चाहे वो पंचसिंघों का किला था, इन सब में सैंडस्टोन की यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुई है। तो ये कहना कि सिर्फ जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, नहीं, उससे पहले भी 500-600 साल पहले ही सैंडस्टोन की यूटिलाइजेशन हमारे फोर्ट्स में, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल फोर्ट्स हुआ करते थे, उसमें बहुत अच्छी हो चुकी है। तो वो और यहाँ की जो बिल्डिंग्स, तो ये दोनों का दोनों मिश्रण अगर हम देखें तो ये क्रेडिट सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं आता, उन्होंने अच्छा आर्किटेक्चर प्रस्तुत किया, लेकिन उससे पहले भी जो फोर्ट्स थे हमारे, वो बहुत अच्छे सैंडस्टोन्स के कारण ये हमारे पूर्वजों ने बना रखे थे। और उनका जो मिश्रण था, जो सीमेंट वहाँ पे सीमेंट नहीं होता था, वहाँ पे रेत नहीं होता था वहाँ पे, तो उन्होंने लाइमस्टोन और क्ले को बर्न करके कैसे उसका एमैल्गमेशन किया है और उसको सीमेंटिंग मटेरियल यूज करके उन फोर्ट्स में यूज किया है, जो आज तक कायम है और अच्छी हालत में है। और ये जो कसौली सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो CRI है, चाहे वो आप जितनी भी यहाँ पे ओल्ड आर्मी कैंटोनमेंट में जगह देख सकते हैं, और सारी की सारी उसी से प्रेरित है। कसौली सैंडस्टोन बड़ा वैल्यूबल सैंडस्टोन है माइनिंग के हिसाब से। नमस्कार, और क्या हाल है? ठीक है, बहुत ठीक है। तो अगर हम देखें कि कसौली सैंडस्टोन की महत्वता 500-600 साल पहले ही हमारे पूर्वज जानते थे। इतने बेहतरीन फोर्ट्स बनाए हैं जो आज तक नहीं गिरे हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल नेगेट कर दिए हैं, ना उनकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही उनकी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी गवर्नमेंट ने उनको देखा है। सिर्फ उनकी निग्लेक्शन हुई है और निग्लेक्ट होके वो आज तक खंडर के रूप में है और वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। अगर उसी को हम प्रमोट कर लें कि जियो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन बिल्डिंग्स को हम जियो हेरिटेज बिल्डिंग्स बना दें, उससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म प्रमोट होगा, यहाँ पे जो लोग आते हैं और उनको कुछ एक्टिविटी नहीं मिलती करने को, तो वो उन फोर्ट्स में विजिट कर सकते हैं। अगर हम उनमें बताएं कि उसमें कैसे जियो इंजीनियरिंग हुई थी, उसमें कैसे कैसे वो चूना बना था, कैसे कैसे सीमेंटिंग मटीरियल हुआ था, तो भी हम उसमें बहुत योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो एक कल्चरल हेरिटेज को हम जागृत कर सकते हैं। अपने जो यहाँ के लोग हैं उनमें ये जागृत कर सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी यहाँ पे बहुत अच्छी साइंस डेवलप थी और जिसके कारण हम बहुत अच्छी तरह रहते थे, और उन्होंने सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कसौली की सैंडस्टोन बहुत इफेक्टिव है,
इसको अगर हम हार्नेस करें, इसकी जियोलॉजी को, इसके जियोलॉजिकल रिसोर्सेज को, इसकी पेलियोलॉजिकल एविडेंसेस को, तो हम एक बहुत रिमार्केबल काम कर सकते हैं जियो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।